Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। करेंसी मार्केट के बारे में अब देखिए, करेंसी मार्केट क्या होती है। करेंसी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर फिएट करेंसी को ट्रेड किया जाता है। फिएट करेंसी कौन सी होती है? जो लीगल टेंडर मानी जाती है देश के रिजर्व बैंक द्वारा, सरकार द्वारा, जिसे हम मोड ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सचेंज करते हैं। आपको कोई भी चीज़ बाय करनी है, सेल करनी है, आप क्या एक्सेप्ट करते हैं? इंडिया में अगर रहते हैं तो INR। तो INR क्या हो गया हमारे लिए? फिएट करेंसी हो गई। अब घूमने के लिए बाहर जाते हैं तो दुनिया में कौन सी करेंसी सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है? US डॉलर। हर जगह एक्सेप्ट की जाती है ना। जो एक देश से दूसरे देश में चलाई जाती हैं वो भी फिएट करेंसी मानी जाती हैं। पर यूँ तो क्रिप्टो भी आजकल कई जो कंट्रीज़ हैं वो एक्सेप्ट करती हैं, जैसे दुबई में और बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया जाता है। पर क्रिप्टो जो है ना, वर्चुअल करेंसी है, उसको हम फिएट करेंसी नहीं मानते हैं। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पर इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2008 अगस्त में। ठीक है, करेंसी मार्केट की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। 2008 में जब इसकी शुरुआत की गई तो इसके पीछे का जो कारण था शुरू करने का वो ये था कि जितने भी लोग करेंसीज के द्वारा बिजनेस करते हैं उनको हेजिंग प्लेटफॉर्म दिया जा सके। आप लोगों ने कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को समझा है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस क्या होता है पता है सबको? क्या करते हैं उसमें बताओ, बोलो क्या करते हैं? सर, इंडिया का जैसे कोई सामान जो एक्सपोर्ट करना बाहर के देश में, ठीक है, वो अलग चीज है। तो बेसिकली क्या करते हो आप? ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपकी एक कंपनी है और आप मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। तो आप मोबाइल एक्सपोर्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्रीज में। तो आप क्या करेंगे? पहले तो आपको एक ऑर्डर रिसीव होगा। मान लेते हैं आपको अमेरिका में मोबाइल बेचने, तो आप इंडिया में उसे मैन्युफैक्चर करोगे और अमेरिका में जाके क्या करोगे? सेल आउट करेंगे। अब इस प्रोसेस में दो चीजें होंगी। आपके पास एक ऑर्डर भी होना चाहिए। मोबाइल बनाओगे किसके लिए? उस कंपनी के लिए जिसने आपको ऑर्डर दिया। तो सबसे पहले आप ऑर्डर रिसीव करोगे। अब वो जो ऑर्डर रिसीव करोगे वो सर्टेन कीमत पर करोगे, प्राइस पर करोगे। लेट से आपने $1000 पर वो ऑर्डर रिसीव किया। ठीक है, अब $1000 में आपका मार्जिन भी होगा, प्रॉफिट मार्जिन। यानी मान लेते हैं आपकी कॉस्ट रही होगी उसमें $900 की। ठीक है, और $1000 आप जब उसे एक्सपोर्ट करते हो तो आपको टोटल मिलते हैं। पर ध्यान से समझना है इस बिजनेस मॉडल को। $1 की कीमत आज है एग्जाम्पल के तौर पर ₹80। ठीक है, अब आपने जो ऑर्डर रिसीव किया है $1000 पर मोबाइल के हिसाब से, उसका रियलाइजेशन INR कितना होगा? ₹80। ठीक है, यानी 80,000 रुपए पर मोबाइल आपको मिलने वाले हैं। अब इसमें 80,000 रुपए में मान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये 80,000 रुपीज जो है ये आपका ऑर्डर प्राइस आ गया। अब इसमें आपका प्रॉफिट भी होगा ना। मान लेते 10% का आपका प्रॉफिट है 8,000 रुपीज। अब ये जो 10% का प्रॉफिट है आप इसके लिए काम कर रहे हैं, इसी के लिए काम कर रहे हैं ना, है ना। अब हुआ ये कि ये जो रुपया है ना, अब क्योंकि ये ऑर्डर ऐसा नहीं आपने आज रिसीव किया कल आपने डिस्पैच कर दिया, इट टेक्स टाइम, मे बी 3 महीने 4 महीने, और 3-4 महीने में कुछ भी हो सकता है करेंसी में।
तो आज की हम बात करते हैं। आज $1 की कीमत है, मान लेते हैं 88 रुपीज, ठीक है। अब एग्जैक्टली आपका यहां पर फायदा हो गया ना, कितना? जब आपने आज रियलाइज कराए $1000 तो आपको कितने मिले? 88 रुपीज, यानी आपका डबल फायदा हो गया ना। 8000 तो यहां से मिल रहे हैं, 8000 वहां से मिल रहे हैं, पर इसका उल्टा भी तो हो सकता था। अगर ये मान लेते हैं 70 रुपए का हो जाता, फिर क्या करते आप? फिर आपका लॉस हो जाता ना। तो आप इस चीज को ध्यान में रखकर बिजनेस कर रहे हैं या इस चीज को ध्यान में बिजनेस करके कर रहे हैं? उसको नहीं कर रहे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको देखोगे तो बिजनेस फेल हो जाएगा। ट्रेडिंग नहीं कर रहे सर आप क्या कर रहे हो? आप बिजनेस कर रहे हो। आप तो एक्सपोर्टर हो ना, आपको तो डॉलर मिलेंगे ना। तो जब $1000 मिलेंगे तो पहले 80,000 रुपए मिल रहे थे, पर अब 88,000 मिल रहे हैं, तो आपका तो डबल फायदा है ना। नहीं समझ में आए? दोबारा समझिए। आप क्या कर रहे हैं? आप मोबाइल बेच रहे हैं, बदले में आपको क्या मिल रहा है? डॉलर। तो आज डॉलर अगर आप रियलाइज कराते हैं तो कितने रुपए का है, और कल कराते हैं तो आपका प्रॉफिट तो डबल हो गया। इधर से भी हुआ, उधर से भी हुआ। मैंने अगर कोई चीज आपसे 1000 रुपए की खरीदनी है तो मैं तो आपको 1000 रुपए ही दूंगा ना, कम कैसे दे दूंगा? आप लड़ेंगे नहीं मेरे से कि 1000 रुपए में बात हुई थी, आप 900 कैसे दे सकते हो? आपको आया, सबको आया। बहुत सिंपल है ना, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब सिचुएशन ये भी हो सकती थी कि रुपया गिर के 70 हो जाए। अब इस केस में तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो जब भी आप बिजनेस करते हो ना, इस सिनेरियो को ध्यान में रखकर नहीं करते हो, बल्कि इस सिनेरियो को ध्यान में रख के करते हो। पर सिचुएशन ये है कि अगर आपके पास कोई हेजिंग प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां पर आप अपने आप को हेज कर सको, तो बाय डिफॉल्ट यही प्रोसेस होगा बिजनेस करने का। तो 2008 से पहले क्या था? यही प्रोसेस हुआ करता था बिजनेस करने का, क्योंकि हमारे पास हेजिंग प्लेटफॉर्म नहीं था। तो हेजिंग प्लेटफॉर्म आने से क्या हुआ कि मान लो आपके पास $1,00,000 का ऑर्डर है, तो आप $1,00,000 जाकर अपने आप को हेज कर दोगे ना। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। कहां पर हेज कर दोगे? करेंसी मार्केट में। तो करेंसी मार्केट का सबसे बड़ा यूज क्या है? ये हेजिंग प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। मेरी बात समझ में आई? आ गई ना? अब गूगल करके देख लेना। 2007-8 में हमारा जो करेंसी है ना, वो 47 रुपए से $1 के अगेंस्ट में 37 रुपए आ गया था। यानी हमारा रुपया बहुत स्ट्रांग हो गया था। और इस स्ट्रांगनेस की वजह से हमारी इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है। तुम बोलोगे सर रुपया तो मजबूत होना अच्छी बात है, मैं कब बोल रहा हूं बुरी बात है। पर इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए तो, यानी एक्सपोर्टर के लिए तो एक्सपोर्टर ने सुसाइड की थी। बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउसेस बंद हो गए थे उस समय पे। क्यों? क्योंकि जब आप लिवरेज लेकर बिजनेस करते हो और फिर रियलाइजेशन आने पे बड़ा लॉस हो जाता है। देखो इतना बड़ा लॉस हो गया बिना कुछ करे, और बैंक का पैसा तो लौटाना पड़ेगा ना, फिर कैसे लौटाओगे? और बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो होते हैं ना, वो करोड़ों डॉलर का बिजनेस कर, तो इसकी शुरुआत हुई तब। देखो करेंसी मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां पे करेंसीज में हम लोग ट्रेड करते हैं, फिएट करेंसी में। ठीक है, फिएट करेंसी क्या होती है? एक ऐसी करेंसी होती है जो लीगल टेंडर मानी जाती है देश के द्वारा, और एक्सचेंज मोड्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में उसे यूज किया जाता है देश में भी और विदेशों में भी। अब इंडिया के अंदर ना 4 मेजर करेंसी ट्रेड होती हैं। पहली है यूएसडी, दूसरी है यूरो, तीसरी है पाउंड
और चौथी है जापानीज येन। ये 4 मेजर करेंसीज हैं जो ट्रेड की जाती हैं इंडियन मार्केट पर। और किसके अगेंस्ट में ट्रेड की जाती हैं? INR के अगेंस्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक US डॉलर की कीमत है 85 रुपीज एग्जाम्पल। तो यहां पर रोज कौन सी वैल्यू चेंज होती है? कौन सी वैल्यू रोज चेंज हो रही है? डॉलर तो एक ही है ना, स्टेबल रहता है ये। $1 की कीमत रोज चेंज हो रही है। तो जो चीज रोज चेंज हो रही है उसे कहते हैं कोटेड करेंसी, और जो स्टेबल रहती है उसको कहते हैं बेस करेंसी। तो डॉलर हमेशा बेस करेंसी होता है, इसके अगेंस्ट में देखा जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो करेंसी मार्केट है ना, ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलती है। इसका जो टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक चलता है। इसके लिए जो एक्सचेंजेस हैं हमारे पास, वो NSE और MCX 2 एक्सचेंजेस हैं जहां पर ये ट्रेड की जाती है। इसकी जो एक्सपायरी है वो वीकली और मंथली दोनों होती है। ठीक है, और यहां पर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, यहां पर आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स दोनों में ही काम कर सकते हो। ठीक है, एंड इन सबका जो लॉट साइज होता है वो सेम होता है। ठीक है, जो लॉट साइज होता है ना यहाँ पे, वो 1000 यूनिट्स का होता है। ठीक है, अब देखो करेंसी इकोनॉमिक्स इसने पढ़ी है ना, तो इकोनॉमिक्स में हमने सबने पढ़ा एक चीज, क्या कि किसी भी प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे होता है, कोई बताएगा? ये जनरल नॉलेज का भी सवाल है, इसके लिए इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही जवाब। बायर सेलर जिस प्राइस पर अग्री करते हैं ना वहीं पे प्राइस इक्विलिब्रियम डिसाइड हो जाता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जहां पे बराबर होती हैं वही प्राइस मार्केट में डिसाइड हो जाता है। हर चीज का जो भी कीमत का निर्धारण है ना, वो इसी तरह से किया जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अब हमारी जो करेंसी है, मान लेते हैं $1 की कीमत आज है 85 रुपीज, तो इसका निर्धारण कैसे हो रहा है? ये कैसे 85 रुपीज पर, 86 पर नहीं है, या 84 पर नहीं है, 85 पर क्यों है? डिमांड सप्लाई फोर्सेस। अब इस केस में डिमांड सप्लाई क्या है? देखो, जो आउटफ्लो है ना, डॉलर का आउटफ्लो सप्लाई है, और डॉलर का इनफ्लो जो है वो डिमांड है। आ रही मेरी बात समझ में? अब हमारे देश में एक प्रोसेस होता है, और हर देश में यही प्रोसेस होता है, हमारे देश की क्यों बात कर रहा हूं मैं। देखो क्या होता है दुनिया में, मान लेते हैं आप किसी दूसरी कंट्री में निवेश करना चाहते हैं, मान लेते हैं आप अमेरिका में जाके ना एक घर खरीदना चाहते हैं, तो इंडियन रुपीज में घर खरीदेंगे क्या? US डॉलर में खरीदेंगे ना। तो US डॉलर आपको कैसे मिलेंगे? एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब एक्सचेंज करने के लिए आपको $1 के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 85 रुपीज ना, इसी को एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अब आपको 1 करोड़ US डॉलर इकट्ठे करने के लिए 85 करोड़ इंडियन रुपीज इकट्ठे करने पड़ेंगे। करेक्ट है ना? अब जब 85 करोड़ इंडियन रुपीज आप खर्चा करेंगे तो उससे बाय करेंगे 1 करोड़ US डॉलर। तो 1 करोड़ US डॉलर जब खरीदेंगे तो डिमांड किसकी बढ़ेगी? US डॉलर की या इंडियन रुपीस की? US डॉलर की। तो मजबूत कौन होगा, US डॉलर या इंडियन रुपीस? अब सिमिलरली जब हमारी कंट्री में वो निवेश करने के लिए आएंगे, जो कि स्टॉक मार्केट में आएंगे, मान लो FIIs के तौर पर, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पर, या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो ये सब क्या लेके आएंगे? डॉलर लेके आएंगे ना। उस डॉलर को भी तो हमारे इंडिया में चलाने के लिए रुपए में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो डॉलर जितने हमारी कंट्री में आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इनफ्लो ऑफ डॉलर। और जितने हमारे देश से डॉलर जाएंगे बाहर उसको क्या बोलेंगे? तो मान लेते हैं हमारे यहां पर डॉलर गए 100 और आए 50, तो ये तो डेफिसिट हो गया ना। तो हमारे यहां पर डॉलर ज्यादा गए और आए कम, तो हमारी करेंसी इस केस में स्ट्रांग होगी या वीक होगी? शाबाश, वीक होगी ना। इसी तरह से किसी भी देश की करेंसी का निर्धारण किया जाता है। अब इसके पीछे 2 नियम काम करते हैं। एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो केवल RBI तय कर सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, और दूसरा फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट
रेट ऑफ एक्सचेंज जो इस प्रोसेस से किया जाता है। तो अभी हमने जो चर्चा की किसकी बात की, फ्लेक्सिबल की, जो मार्केट फोर्सेस तय करती हैं। पर किसी स्पेशल कंडीशन में हमारे रुपए को स्टेबल रखा जा सकता है, ठीक है, वो सरकार तय करेगी और वो आरबीआई तय करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब अगर आप करेंसी में काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फोकस किस चीज पे करना पड़ेगा? एग्जैक्टली तो उन फोर्सेस को काम करना पड़ेगा ना जिनसे डिमांड बढ़ेगी हमारे इंडियन रुपीस की, तो रुपया मजबूत हो जाएगा। टेक्निकल चार्ट भी काम करता है पर फंडामेंटल भी काम करते हैं इस चीज में।